नमस्कार बच्चों, शुभ संध्या। संस्कृत ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। कल क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि तबीयत खराब हो गई थी, उसके लिए माफी चाहती हूँ। अब हमारी क्लासें रेगुलर रहेगी। हमने धातु रूप और शब्द रूप कर लिए थे। आज हम अब संधि की शुरुआत करते हैं। संधि किसे कहते हैं? संधि एक ऐसा शब्द है जिसमें मतलब कि हमने उससे संधि की थी। इतिहास में भी आता है इसका वर्णन, और चीजों में भी आता है। संधि मेल को कहते हैं, संधि जोड़ को कहते हैं, योग को कहते हैं संधि। तो उसी संधि की आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे व्याकरण में संधि का क्या महत्व है और संधि क्या है। हर एक शब्द में यानी व्याकरण में हर शब्द में संधि की जाती है। जैसे कि अब हम संधि की शुरुआत करते हैं। आज पढ़ेंगे हमें संधि किसे कहते हैं। संधि वर्ण संधानम संधि, वर्ण संधानम संधि। संधि की परिभाषा क्या है? वर्ण संधानम संधि यानी वर्णों के संधान को संधि कहते हैं। वर्ण मेलनम संधि यानी वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। इस प्रकार हम संधि तो इसे कहेंगे। इसी के साथ हम देख लेते हैं कि ये जो संधि शब्द है हमारा किससे मिलकर बना है। देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे ये स्त्रीलिंग होगा, लेकिन संधि जो शब्द हमारा है वो बना है सम उपसर्ग प्लस लुधाय धातु, लुधाय धातु प्लस की प्रत्यय से मिलकर बना है संधि शब्द। इसमें हमारा बचता है सम उपसर्ग प्लस लू और ये का। इस संज्ञा लोपर साकल्य से सूत्र से लोप हो जाता है और हमारे धा बचता है। और बाद में ये जो हमारा की प्रत्यय है इसमें ई शेष रहता है। ई यानी क का लोप हो जाता है। लसक व तदित्य, लसक व अतदित्य सूत्र से क का लोप होकर के ई शेष बचता है। फिर हमारा सम प्लस धा प्लस ई और हमारा शब्द बनता है संधि। मो अनुस्वार से सूत्र से यानी जब अनुस्वार के बाद में कोई व्यंजन वर्ण हो तो वो शब्द यानी हमारा पंचम वर्ण आ जाता है, वो शब्द बनता है संधि। संस्कृत में ये संधि शब्द हमारा सही है, ये सही नहीं है। और की प्रत्यय जिसमें लग जाता है वो हमारा शब्द हो जाता है पुल्लिंग का। तो संस्कृत में संधि शब्द है वो पुल्लिंग है। की प्रत्यय लगे हुए सारे शब्द पुल्लिंग के होते हैं। जैसे संधि है, समाधि है, या फिर कोई और भी जो धी उपलब्धि है, ये सारे शब्द हमारे पुल्लिंग के हैं। तो संधि में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। ये याद रखना, इसका क्वेश्चन बन जाता है संधि शब्द में पुल्लिंग है। फिर आता है कि संधि का सूत्र। संधि का सूत्र क्या है? संधि का सूत्र, संधि का सूत्र है पर सन्निकर्ष है संहिता। पर सन्निकर्ष है संहिता। पर यानी एकदम जो निकटता लिए हुए हो दो शब्दों के, यानी जो एकदम निकट हो तो उनमें उनकी निकटता को ही संहिता कहते हैं। और उन शब्दों को संहिता के बाद ही संधि निष्पन्न होता है। जैसे कि यह हमारा है संधि का, ये हमारा एक योजक चिन्ह है संधि का प्लस। इससे पहले वाला शब्द यानी पदांत और बाद में पर अंत वाला जो शब्द है, इन शब्दों के मेल से इनमें होती है संहिता। और ये सब मिलकर के बाद में बनती है संधि। इन दोनों में अत्यधिक निकटता को ही संहिता कहते हैं। इन शब्दों में अत्यधिक निकटता होती है, उन्हें संहिता कहते हैं। और उनके मेल को, उन वर्णों के मेल को फिर हम संधि कहते हैं। तो याद रखना, पर यानी पूर्व शब्द और पर शब्द में इन्हें पूर्व शब्द कहते हैं। पूर्व वर्ण और इस पर वर्ण में जो मेल होता है, यह संहिता होती है, उन्हीं को हमें संधि कहेंगे। और संधि का हमारा सूत्र रहेगा पर सन्निकर्ष है संहिता।
और संहिता किन किन में होती है? व्याकरण के हर एक पद में संहिता होती है। जैसे कि हम हमारा एक लिख लेते हैं कि संहिता एक पदे नित्या, संहिता संहितई एक पदे नित्या। आप देखो तो यहाँ भी संधि हो गई है, संहिता यानी वृद्धि संधि हो गई है। संहिता एक पदे नित्या, एक पद में संहिता है वो नित्य होती है। नित्या धातु उपसर्गियों, नित्या धातु नित्या धातु उपसर्गयों। नित्य समास से वाक्य तो नित्या समास से वाक्य तो सा विवक्षाम अपेक्षते, सा विवक्षाम देखिए कि संहिता एक पद में संहिता नित्य होती है। जैसे कि एक शब्द है चे प्लस अय, तो हम क्या चे प्लस अ, तो इसे हम कहेंगे चय, इसमें अयादि संधि हो गई। यानी एक पद में संहिता है वो नित्य होती है। नित्य धातु उपसर्ग, धातु और उपसर्ग में संध्या वो नित्य होती है। यानी भू धातु है, उसमें प्रत्यय लग के भवती बनता है, तो उसमें भी संधि होती है। उपसर्ग में भी संधि नित्य होती है। जैसे कि परय उपसर्ग लगा हो किसी में, तो उसमें भी संधि नित्य होगी। और समास में संधि नित्य होती है। यानी नीलम कमलम, तो उसे हम क्या बोलेंगे? नीलम कमलम, नीला कमलम। और वाक्य में संधि है वो विवक्षा यानी कर्ता की अपेक्षा पर निर्भर करती है। अगर आप चाहे वाक्य बनाने वाला अगर वक्ता चाहे तो उसमें संधि कर सकता है या फिर संधि नहीं कर सकता। ये केवल वाक्य ऐसा होता है जिसमें संधि हम चाहे तो कर सकते हो, नहीं चाहे तो कर सकते, बाकी सब में संधि नित्य होती है। ये तो थे हमारे संधि के नियम थोड़े से। फिर देखते हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है। लघु सिद्धांत कौमुदी में संधि के 3 प्रकार बताए गए हैं। स्वर संधि या अच संधि, व्यंजन संधि या हल संधि और विसर्ग संधि। तो आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि। संधि के भेद, संधि के भेद कितने हैं? 3। कौन कौन से? स्वर संधि, स्वर संधि या फिर अच संधि, और हल संधि या व्यंजन संधि। एक है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। तो आज हम स्वर संधि को पढ़ेंगे। स्वर संधि कितने प्रकार की है? स्वर संधि 5 प्रकार की है। 5 प्रकार। कौन कौन से स्वर संधि के प्रकार कितने हैं? 5। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वरों के साथ ही यानी अच के साथ अच के मेल को ही अच संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि अ ई उ री ली, इनमें जो इन्हीं के समान स्वरों के साथ जो मेल होता है उन्हीं को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की है। कौन कौन से है 5 प्रकार? एक हमारा प्रकार है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। दूसरा प्रकार है गुण संधि। तीसरा हमारा प्रकार है यण संधि। चौथा प्रकार है हमारा अयादि संधि, अयादि संधि। और 5वां प्रकार है वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। ये हमारे 5 प्रकार है स्वर संधि के।
स्वर संधि के 3 प्रकार और भी है, पर रूप संधि, पूर्व रूप संधि और एक प्रकृति भाव संधि, लेकिन उनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, वो स्वर संधि में ही आते हैं। तो आज हम क्या पढ़ते हैं, अभी शुरू करते हैं दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि किसे कहेंगे? दीर्घ स्वर संधि अक है सवर्णे दीर्घ है, अक है सवर्णे दीर्घ है। अक के स्थान पर यानी अक का सवर्ण उसी के समान ही अगर वर्ण आए तो उनका दीर्घ हो जाता है। अक में कौन कौन से वर्ण आएंगे हमारे? ए, ई, उ, री और ली। इन्हीं वर्णों के समान अगर यानी पूर्व पद में ये वर्ण आ रहे और पर पद में भी अगर यही वर्ण आए, समान वर्ण आए, तो इनका दीर्घ हो जाता है। जैसे कि आप देख लीजिए, ए या आ के पश्चात प्लस के बाद यदि ए या आ आए तो उसका दीर्घ क्या होगा? आ हो जाएगा। फिर जैसे ई या दीर्घ ई प्लस ई या आए तो इनका दीर्घ ई हो जाता है। ऋस्व उ या दीर्घ उ के पश्चात यदि ऋस्व उ या दीर्घ उ आए तो क्या हो जाता है? दीर्घ उ हो जाता है। री री के पश्चात अगर ऋस्व री या दीर्घ री आए तो क्या हो जाता है? हमारा दीर्घ री हो जाता है। री का दीर्घ नहीं होता, इसलिए हम री को इसके साथ नहीं रखेंगे। अब हम इन चारों के उदाहरण देख लेते हैं। अब हमारे उदाहरण रहेंगे, जैसे कि अ या आ वाले उदाहरण लेते हैं हम पहले। जैसे कि प्रयत्न अर्थना या फिर विद्या धन आलय, सभा धन आलय। तो इनका क्या बनेगा? प्रयत्न अर्थना का यहाँ भी ए आ रहा है और यहाँ भी ए आ रहा है, तो हमारा दीर्घ आ हो जाएगा प्रार्थना। विद्याधन आलय का विद्यालय और सभाधन आलय का सभालय। या ए या आ के पश्चात में कोई भी यानी समान वर्ण आए तो उसका हमारा दीर्घ हो जाता है। जैसे और भी उदाहरण है, मधु प्लस जैसे कि ई वाले उदाहरण देते हैं, लक्ष्मी धन ईव, लक्ष्मी धन ईव या फिर मुनि धन इंद्र। तो इनका दीर्घ ई हो जाएगा। लक्ष्मी या मुनिंद्र। जैसे कपि धन ईसा, तो क्या हो जाएगा? कपीसा। जैसे उ वाले उदाहरण देख लेते हैं, भानु धन उदय, तो क्या हो जाएगा? हमारा
भानुदय, दीर्घ ऊ हो जाएगा भानुदय। फिर हमारा री का उदाहरण लेते हैं, होत्री धन रीकार है, तो इसका दीर्घ हो जाएगा होत्री कार है। ये हमारे ऐसे ही उदाहरण बनेंगे यानी दीर्घ संधि के। ये हमारी दीर्घ संधि थी, दीर्घ स्वर संधि। जो अक श्रवण दीर्घ है सूत्र से, यानी अक जो स्वर है ए ई उ री ली, उनके जो समान स्वर आए तो उनका दीर्घ हो जाता है। फिर हम पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि गुण स्वर संधि में इनका संज्ञा सूत्र क्या है? अध्यंग गुण है। अध्यंग गुण है, यानी इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? यानी ए और ओ, ये तीन गुणवाची शब्द है, यानी तीन गुणवाची वर्ण है। और हमारे गुण संधि का सूत्र है आद गुण, आद गुण, यानी ए या आ के पश्चात, ए या आ के पश्चात प्लस ई या उ आए, तब हमारे क्या हो जाता है? ई आए तो ए हो जाता है और उ आए तो ओ हो जाता है। यह हमारी गुण संधि की पहचान है। जैसे फिर उदाहरण देखते हैं, गणधन ईसै, क्या बनेगा? ए और ई मिलकर के ए बनेगा, गणेश है। जैसे रमाधन ईसा है, रमेश है। फिर ये वर्ण तो आएंगे ही, अध्ययन गुण यानी ए ई उ री, ये तो बनते ही है। और ये थोड़ा सा और देख लेना कि ए या आ के पश्चात अगर ई आता है तो ए बनता है, और ए या आ के पश्चात उ आता है तो क्या बनता है? ओ बनता है। और ए या आ के पश्चात में री आता है तो एर बनता है, और ए या आ के पश्चात री आता है तो क्या बनता है? एल बनता है। जैसे ये उदाहरण है देव प्लस इंद्र, तो हमारा हो गया देवेंद्र। जैसे कि ब्रह्मधन ऋषि, तो ये हो गया अर हो जाएगा तो ब्रह्म ऋषि। ब्रह्मर्षि। महाधन ऋषि, तो ये हो जाएगा महर्षि। जैसे त्वधन लीकार है, तो ली का अल बन रहा है तो त्वल कार है, त्वल कार है। जैसे नवधन उड़ा, नवधन उड़ा, तो हो जाएगा नवोडा। ये हमारी गुण संधि थी। गुण संधि में अध्ययन गुण है, इनका सूत्र, इनमें संज्ञा विधायक सूत्र है जिसमें ए होंगे, ए और ओ आ रहे हैं। ए ओ ये गुण संधि के वर्ण है, और आद गुण है सूत्र से
ए या आ के पश्चात ई आए तो ए हो जाता है, ए या आ के पश्चात ऊ आए तो ओ हो जाता है, ए या आ प्लस री आए तो एल हो जाता है, ए या आ प्लस री आए तो एल हो जाता है। तो ये हमारे उदाहरण है। उदाहरण और भी बहुत सारे आपको किताबों में मिल जाएंगे। फिर हमें क्या पढ़ेंगे, यण संधि पढ़ेंगे। फिर हमारी रहेंगी यण संधि। यण संधि, यण संधि का सूत्र है इको यणची, इको यणची, यानी इक आए तो उसका यण में चेंज हो जाता है। इक में हमारे कौन कौन से वर्ण रहेंगे, ई, उ, री और ली। फिर यण में चेंज हो गया तो ई का ये बन जाएगा, उ का वह बन जाएगा, री का रे बन जाएगा, ली का ले बन जाएगा। इक के यण में चेंज हो जाएंगे। इको यणची सूत्र से इक का यण, इको स्थाने यण, यानी इक के स्थान पर यण हो जाएगा। ये हमारे रहेंगे वर्ण, यानी पहले ई, उ, री का क्या हो जाएगा, असमान स्वर आए। अगर ई, उ, री के पश्चात असमान स्वर आए, ई के पश्चात ई नहीं आकर के यानी कोई असमान स्वर आए, जैसे उ आ गया, ए आ गया, री आ गया और आ गए ना, तो उनका चेंज हो जाएगा ये, व, र और ल में। ई चाहे कोई सी भी हो, या रिस्व हो या दीर्घ हो, उनका ये में चेंज होगा। और उ भी कोई सा ही हो, रिस्व या दीर्घ। री भी कोई भी हो सकता है, ली रहता है, उनका दीर्घ नहीं होता। तो ये ऐसे होंगे। इनके हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि एक उदाहरण है हमारा नदी धन यत्र। तो ये हमारा प्लस से पहले अगर ई आ रहा है और बाद में असमान स्वर आ रहा है तो क्या होगा, ई का ये बन जाएगा, ई का क्या है, ये बन जाएगा अत्र। तो न, आधा द और ये, तो ये हमारा क्या होगा, नद्यत्र। द और ये मिल करके धे बन गया, नद्यत्र। और इसी प्रकार हमारा एक उदाहरण है मधुधन अरि। तो यहाँ पर क्या है, उ है, तो उ का हमारा क्या होगा, वह में चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, मधुवरी। उ का ये वह में चेंज हो गया, तो यहाँ पर आधा द बचा। और उसको याद, और एक और पहचान है यण संधि की, यानी ये वह र ल से पहले अगर आधा वर्ण आपको दिखता है तो उसमें यण संधि ही होगी, ये भी याद रखना। और उ का वो चेंज तो होता ही होता है, ई का ये, उ का वह, री का रे और ली का ल, ऐसे चेंज तो हो ही रहा है। जैसे वधु धन आदेश है, तो इसका क्या होगा, उ का वह बन जाएगा वधुआ देश है। जैसे दधि धन अत्र, तो ई का ये बन गया दध्य त्र। जैसे एक उदाहरण है ली का घसलरी धन आदेश है, तो ली का अल बन गया और घसला देश है। एक उदाहरण देख ले, री का दात्री धन अंश है, तो इसका क्या हो जाएगा, री का रे बन रहा है तो
त और र मिल के क्या बन गए? त्रै, और दातरन स। अगर ये पूरा त्रै आ रहा है तो उसमें यण संधि होगी। तो ये हमारी थी यण संधि। फिर हम देख लेते हैं अयादि संधि। अयादि संधि का सूत्र क्या है? एचो अयवा यावय, यानी एच के स्थान पर अय आव अब आय और आव बन जाता है। अयादि संधि, अयादि अयादि संधि, इसका हमारा सूत्र है एचो अयवा यावय, एचो अय वा यावय, यानी एच के स्थान पर, एच यानी एच जो प्रत्यय है, एच प्रत्यय में कौन कौन से शब्द आते हैं हमारे? ए, ओ, ऐ और औ। इनके स्थान पर क्या हो जाता है? ए का अय हो जाता है, ओ का अब, ऐ का आय और औ का आव। जैसे कि उदाहरण है हमारे, जैसे नयन, नायक, भावुक, हवन। इन उदाहरणों का आप भी संधि विच्छेद कीजिए मेरे साथ साथ। नयन, इसमें अय सुनाई दे रहा है हमें, नयन यानी तो ने धन अन, नयन। इसमें नायक आय की ध्वनि आ रही है, तो इसमें कौन सा होगा? आय क्या आ रही है तो ऐ होगा, यानी नई धन अक। भावुक है, आव, आव की सुनाई दे रही है तो इसमें औ होगा, बहु धन अक, बहु धन उक। हवन है तो अब की ध्वनि आ रही है तो हो धन अन। इस प्रकार ये उदाहरण होंगे। फिर जैसे स्रोधन अन्य, स्रोधन अन्य, तो ये हमारा शब्द हो जाएगा, ओ का औ बन जाएगा तो सर्वणीय। जैसे एक और है हमारा गई धन अकै, तो गायक है। ये हमारी है अयादि संधि, यानी एच के स्थान पर, एच के स्थान पर क्या है? अय, अब, आय और आव बन जाते हैं। एच के स्थान पर अय, अब, आय और आव बन जाते हैं। एच प्रत्यय में हमारे ये चारों, ये जो दीर्घ संधि वाले जो दीर्घ हमारे स्वर हैं वो आ जाते हैं। ए का ए बन जाता है, ओ का औ बन जाता है, ऐ का आय और औ का आव बन जाता है। और इन ये हमारे उदाहरण, ये हमारी अयादि संधि है, अयादि स्वर संधि। फिर हमारी एक बच गई है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, ये देखिए वृद्धि संधि। वृद्धि संधि यानी वृद्धि एची, वृद्धि रेची, यानी जो एच प्रत्यय है उनका वृद्धि, यानी वृद्धि होना ही क्या है? वृद्धि संधि है। एच प्रत्यय में कौन कौन से आते हैं? जैसे कि जो हम गुण संधि पढ़ रहे थे, सेम वैसा ही है, लेकिन इसमें दीर्घ होगा, उसमें एच लगेगा, यानी जैसे अ या आ के पश्चात, अ या आ के पश्चात क्या होगा? ए होगा, या फिर ऐ होगा, या ओ या औ होगा, तो इनका दीर्घ हो जाएगा।
यानी ये अगर ये रहेंगे ए तो ये आई हो जाएगा, और अगर ये रहेंगे तो अब हो जाएगा। ये हमारा वृद्धि संधि रहेगी। जैसे अब उदाहरण देख लेते हैं, देव धन ऐश्वर्यम। तो इनका क्या हो जाएगा, देवई स्वयं। जैसे विद्याधन ऐसण, तो इनका हो जाएगा विद्येषण। जैसे एक धन एकम, एकैकम, एकैकम। जैसे महाधन औषधि, महाधन औषधि, तो इनका क्या हो जाएगा, महोषधि। महोषधि ये गुण संधि का ही, यानी गुण संधि की ये विपरीत संधि है। इसमें ऐ होगा, इसमें ए और पर जो वर्ण है उसमें ए ऐ या ओ औ आएगा और इनका दीर्घ हो जाएगा। तो ये हमारी वृद्धि संधि। एक और उदाहरण है इनका, प्रार उपसर्गात रीति धातु। उपसर्गात उपसर्गात रीति धातु, यानी उपसर्ग के पश्चात अगर री वर्ण आए, यानी उपसर्ग के पश्चात अ या आ उपसर्ग वाले जो वर्ण है, यानी प्र या प्रा के पश्चात जो उपसर्ग है उनके पश्चात अगर कोई धातु वर्ण आए तो उनका वृद्धि संधि में हो जाए। जैसे प्रधन रिचती, प्रधन रिचती, तो उसका क्या हो जाएगा, प्रार्थति, प्रार्थति। ये हमारी थी 500 संधियां। और कल हमें इनके जो हमारी यण संधि है उसके कुछ यानी वृद्धि संधि है उनके कुछ अपवाद हैं, यानी 7 सूत्र है जो अपवाद के रूप में काम आते हैं। तो गुण संधि के लेकिन अपवाद होकर के ये वृद्धि संधि में चलती है। उन 7 रूपों के बारे में, और फिर पर रूप, हमारी पर रूप और पूर्व रूप, और जो एक बच गई हमारी प्रकृति भाव संधि, वो भी स्वर संधि के ही है, वो कल पढ़ेंगे। आज इतना ही हो पाएगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और तब तक के लिए सबको धन्यवाद और पढ़ाई कीजिएगा।